मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहने वाली ये छोटी सी मुस्लिम फैमिली, जो दूर से देखने में किसी भी आम परिवार के जैसी लगती है, पर बदकिस्मती से उस परिवार में चल रहे अब्यूज ने एक ऐसा भयानक रूप ले लिया कि जिंदगी खत्म होने के बाद भी वो अब्यूज खत्म नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य योनि में अगर इंसान का मोह किसी चीज पर अटका रह जाए तो उसे शांति नहीं मिलती, और नफरत के मामले में तो ये चीज और ज्यादा भयानक हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की इस कहानी में, जब पति पत्नी के बीच में चल रही लड़ाई ने एक ऐसा भयानक रूप ले लिया कि आगे चल करके उनका छोटा सा बच्चा भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1993 में, जब राजवीर, जिन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है, उनके दादा दादी, उनके फादर और उनकी 2 भुआ, ये 5 लोग छिंदवाड़ा के एक घर में शिफ्ट हुए, और उनके बगल में ही रहती थी एक छोटी सी मुस्लिम फैमिली, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक छोटा 10 साल का लड़का रहता था। यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहली रात जब ये लोग सो रहे थे तो राजवीर की दादी, जिन्हें इस कहानी में हम उषा नाम से जानेंगे, उन्हें बीच रात में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई, और ये आवाज ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई औरत बहुत ही ज्यादा दर्द में चिल्ला रही हो। शुरुआत में उन्हें समझ में नहीं आया कि ये आवाज कहां से आ रही है, तो उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर अगली रात को ही ये आवाज फिर से उन्हें सुनाई दी, जिससे वो थोड़ा सा घबरा गए। अब धीरे धीरे ये चीज हर रात उनके साथ होने लगी थी, लेकिन इस आवाज से ज्यादा उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता था, तो ये चीज उनके लिए थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि अभी तक वो श्योर भी नहीं थी कि ये कोई भूत प्रेत है, किसी और की आवाज है या फिर क्या चीज है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और फिर उषा जी की जान पहचान आस पड़ोस में बढ़ने लगी थी, और इसी दौरान उनका राब्ता इस मुस्लिम लेडी से हुआ जिनका नाम जीनत था, उनके हस्बैंड फारूक और उनका एक 10 साल का लड़का अली। ये एक छोटा सा परिवार था। बातों ही बातों में दोनों में जान पहचान बढ़ी, और फिर एक दिन ये बात सामने आई कि जो आवाज अक्सर उषा जी को सुनाई देती थी वो कोई भूत प्रेत की नहीं, बल्कि वो जीनत जी की आवाज थी, क्योंकि उनके जो हस्बैंड फारूक थे वो बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव थे और लगभग हर रात को वो उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटते थे। उषा जी ने यहाँ पर एक तरफ राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा कि वो जो आवाजें उन्हें सुनाई देती थी फाइनली वो एटलीस्ट किसी भूत प्रेत की तो नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा भी फील हो रहा था जरीना जी के लिए, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसमें कुछ कर नहीं सकती थी। यहाँ पर उषा जी ने उन्हें सजेशन भी दिया कि तुम फारूक को छोड़ दो, अपने हस्बैंड से दूर हो जाओ, लेकिन क्योंकि वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी तो वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी। महीने गुजर गए और ये सब कुछ यूं ही चलता रहा, और फिर एक दिन फारूक की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद भी उनके घर से वो चिल्लाने की आवाजें आना बंद नहीं हुई। हालांकि अब तो फारूक दिन में भी घर पर होता था, तो उनके घर से ये आवाजें दिन में भी आने लगी थी। जरीना भी अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि वो मन ही मन हमेशा सोचती थी कि काश उसके हस्बैंड को कुछ हो जाए, उनकी तबीयत कभी ठीक ही ना हो। और फिर अंत में हुआ भी कुछ ऐसा ही। खराब तबीयत के चलते एक दिन फारूक की डेथ हो गई, और पूरे मोहल्ले में लोगों के जहन तक सेटिस्फेक्शन आ गया। सबको लग रहा था कि जरीना की जिंदगी यहां से सुधरने वाली है, उसकी जिंदगी में इंडिपेंडेंस, शांति, इन सब चीजों की एंट्री होने वाली है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहीं से शुरू होने वाला था उसकी जिंदगी में उसके हस्बैंड की नफरत और उसके प्रेत की मौजूदगी का भयानक तांडव। फारूक के अंतिम राइट्स हुए। ये लोग उसके बाद घर वापस आ गए, और पहली बार इस घर के अंदर शांति थी, एकदम सन्नाटा था। लेकिन धीरे धीरे इस घर की दीवारें, इस घर का सन्नाटा इस घर की पीस को खाने लगा, क्योंकि जरीना को इस घर में बहुत ही अजीब महसूस होने लगा। उसे ऐसा महसूस होता था कि यहाँ पर जैसे कोई है जो किसी कोने में खड़ा होकर के उसे देख रहा है। शुरुआत में जरीना को कभी कभी ऐसा महसूस होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीजें और ज्यादा डरावनी होती गई। घर का माहौल भारी सा हो गया, घर के अंदर एक अजीब सा अंधेरा, एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा। और फिर एक दिन जब सुबह सुबह जरीना की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथों पैरों पर ऐसे कुरेदने के निशान हैं, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से नाखूनों से खरोच दिया हो। जरीना को उस दिन समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है, तो उसे लगा कि शायद कोई कीड़ा होगा या फिर कोई खटमल होगा जो रात को उसकी बॉडी पर चल गया होगा, तो उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीज उसके साथ हर रोज होने लगी। उसके घर में जब भी वो रोटी बना करके बाहर जाती थी और वापस लौटती थी तो रोटी टूटी हुई मिलती थी। जब कभी वो मटका भरती तो अक्सर मटका टूट जाया करता, और फिर जितने अपशगुन किसी घर में हो सकते हैं वो सब कुछ हो रहे थे जरीना के साथ। इसी के साथ जरीना जी की तबीयत खराब रहने लगी, वो घर में काफी ज्यादा परेशान रहने लगी, और फाइनेंशियली तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल चल ही रही थी।
अब उषा जी के साथ उनका रिलेशन कुछ ऐसा था कि वो उनके साथ सब कुछ शेयर करती थी। तो एक दिन जब उन्होंने उषा जी को अपने घर के माहौल वाली बात बताई, ये सारे अपशगुन बताए, तो सामने से उषा जी ने तुरंत कह दिया कि जरीना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी किसी पंडित से बात करनी चाहिए। और फिर फाइनली इसके बाद इनका राब्ता एक बहुत बड़े पंडित जी से हुआ, जिसे बाद में इनके घर पर भी बुलवाया गया। अब जिस दिन ये पंडित जी इनके घर पर आए थे तो उन्होंने आते ही कह दिया था कि इस घर के अंदर जो कोई भी चीज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसका इलाज करने से बेहतर यही होगा कि हम इस घर को छोड़ के तुरंत यहाँ से चले जाएं। लेकिन सामने से जरीना जी ने कहा कि ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अभी के अभी शिफ्ट कर पाएं और ना ही हमारे नजर में कोई घर है कि हम यहाँ से निकल जाएं। तो एक बार के लिए आप कोई हवन या पूजा कर दीजिए जिससे चीजें थोड़ी सी शांत हो जाएं और तब तक हम हमारी व्यवस्थाएं भी कर लें। पंडित जी ने यहाँ पर कहा कि ठीक है, हम कल एक छोटा सा हवन कर लेते हैं जिससे इस घर में थोड़ी देर के लिए शांति हो जाएगी, लेकिन फाइनली आप लोगों को ये घर खाली करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्या है। पंडित जी ने कुछ सामग्री बताई और उसके बाद पंडित जी वहां से चले गए। अब यहाँ पर उषा जी ने सारी हेल्प की जरीना जी की, ताकि वो सारी सामग्री का जो प्रेशर है फाइनेंशियली उन पर ना आए, तो उन्होंने वो सब कुछ मंगवाया और फिर अगले दिन सुबह सुबह पंडित जी इनके घर पर आए एक हवन करने के लिए। इस पॉइंट पर कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ घंटों में इन लोगों के घर पे कोई हवन नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं नाचने वाली हैं। नफरत में एक डूबे प्रेत से इनका सामना होने वाला है। अब जैसे ही पंडित जी इन लोगों के घर पर आए तो उन्होंने एक पट्टा निकाला जो कि एक छोटे स्टूल टाइप का होता है जिस पर हवन के दौरान ब्राह्मण या फिर पंडित जी बैठते हैं, और जैसे ही उन्होंने उसको नीचे रखा, वो उसके ऊपर बैठने लगे तो वो पट्टा बीच में से टूट गया। यहाँ पर पंडित जी एकदम हैरान हो गए। उनके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो भी सोच में पड़ गए हैं कि ये प्रेत कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसके बाद किसी तरह से एक दूसरा पट्टा अरेंज किया गया और वहां पर पंडित जी ने हवन की शुरुआत की थी कि पहले कुछ मंत्र बोलते ही पंडित जी के एकदम सामने की दीवार पर एक बहुत बड़ी परछाई उन्हें दिखाई दी। अब जो फारूक था उसकी एक टांग फ्रैक्चर्ड थी और वो थोड़ा अजीब तरीके से चलता था, और इस समय पे जो सामने दीवार पर परछाई दिखाई दे रही थी उसकी चाल एग्जैक्टली फारूक की चाल से मैच हो रही थी। यहाँ पर जरीना जी, उनका बच्चा, उषा जी, ये पंडित जी, ये सब लोग श्योर हो गए थे कि इस घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कोई और नहीं बल्कि फारूक का ही प्रेत कर रहा है, और उसके अंदर जो मन में नफरत थी उसी वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। जैसे तैसे हवन की शुरुआत हुई। अब ये लोग हवन में बैठे ही थे कि उसकी थोड़ी देर बाद ही जरीना जी का बेटा अली बीच में बोल पड़ा और उसने कहा कि अम्मी मैं बाहर जाऊं क्या? तो सामने से जरीना जी ने कहा कि क्यों, बाहर क्यों जाना है, क्या है बाहर? तो सामने से उसने जवाब दिया कि अम्मी बाहर गेट पर अब्बू खड़े हैं, वो मुझे बाहर बुला रहे हैं। जरीना जी के चेहरे का रंग उड़ गया, वो काफी ज्यादा घबरा गई और उन्होंने डांट करके अली को वहीं पर बैठा लिया। लेकिन शायद इस पॉइंट पर इन लोगों के हाथ से बात निकल चुकी थी, क्योंकि अली को उसके अब्बू फारूक सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे थे बल्कि फारूक ने अपने खुद के बेटे को यहाँ पर पजेस कर लिया था। पंडित जी ने यहाँ पर हवन और मंत्र पढ़ना कंटिन्यू किया, क्योंकि इस घर की शांति के लिए यह जरूरी था कि ये हवन पूरा हो, इसे बीच में ना रोका जाए। अली भी यहाँ पर अपनी अम्मी के कहने के बाद रुक तो गया था, वो बाहर नहीं गया था, लेकिन अभी तक वो एक ट्रांस स्टेट में जा चुका था। उसकी आंखों का कलर गायब हो गया था और वो एक टक बाहर दरवाजे की ओर देख रहा था, और फिर देखते ही देखते वो हवन के बीच में ही खड़ा हुआ और पंडित जी के ऊपर बुरी तरह से झपट पड़ा। जरीना जी कहीं ना कहीं जानती थी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसने एक दो बार टेढ़ी निगाह से अपने बेटे की आंखों की ओर देख लिया था। तो उसने यहाँ पर जल्दी से अपने बेटे को जोर से पकड़ा और पंडित जी के पास जाने से रोक लिया, जिससे हवन बीच में नहीं रुका। अब इस पॉइंट पर जरीना जी ने अपने बेटे को पकड़ रखा था और अली यहाँ पर बुरी तरह से झटपटा रहा था और गाली देते हुए अपनी ही अम्मी को कह रहा था कि तुझे तो मैं साथ लेकर के जाऊंगा कुतिया। और ये कुतिया वही शब्द था, वही गाली थी जो अक्सर फारूक अपनी पत्नी को दिया करता था जब वो जिंदा था। जरीना जी यहाँ पर अच्छे से जानती थी कि अब ये सब कुछ फारूक ही कर रहा है, लेकिन वो अपने 10 साल के बेटे को इस कंडीशन में देख नहीं पा रही थी और वो पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन इसी के बाद अचानक से अली के मुंह से एक सफेद कलर का ढेर सारा झाग बाहर आने लगा और उसी के साथ साथ ही उसके मुंह से गालियां भी निकलती जा रही थी। यहाँ पर पंडित जी ने मंत्रों को पढ़ना तेज किया। उन्होंने अली के सर पर हाथ रखा और फिर जोर जोर से उसके ऊपर चिल्लाने लगे कि जो कोई भी तू है इस बच्चे को छोड़ दे वरना ठीक नहीं होगा।
काफी देर तक पंडित जी उसके ऊपर झाड़ फूक करते रहे, वहां पर मंत्र पढ़ते रहे और फिर तब जाकर के अली थोड़ा सा शांत हुआ। इसके बाद पंडित जी ने उसे वबूत खिलाई, उसे एक ताबीज भी पहनाया और उसकी अम्मी को सख्त हिदायत दी कि ये ताबीज इसके गले से उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बच्चा किसी प्रेत की पकड़ में आ गया तो इसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे तैसे ये हवन खत्म हुआ और जरीना जी को भी अपने घर में थोड़ी सी शांति महसूस होने लगी और फिर इसके बाद वो पंडित जी वहां से चले गए। अली भी अब ठीक हो चुका था और जरीना जी के दिमाग में अब सिर्फ यही बातें चल रही थी कि किस तरह से उन्हें पैसा इकट्ठा करना है और एक नया घर ले लेना है, ताकि इस घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे बच करके वो बाहर जा सकें। और फिर यही बात सोचते सोचते रात में जरीना जी सो गई। लेकिन जब अगले दिन की सुबह हुई, अली की नींद खुली और वो अपनी मां को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि जरीना जी फारूक के बेड पर लेटी हुई हैं और वहां पर लेट करके उसी की शराब पी रही हैं। अली ने जैसे ही ये देखा तो वो अपनी अम्मी के पास गया और उसने अपनी अम्मी को आवाज दी, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। इसके बाद वो अपनी अम्मी के थोड़ा और नजदीक गया, उसने फिर से उन्हें आवाज दी तो सामने से जरीना जी उसके ऊपर बहुत ही जोर से चिल्लाई और इस बार ये आवाज जरीना जी की नहीं थी। उनके अंदर से एक बहुत ही भारी सी, एक अजीब सी आवाज आ रही थी जिससे अली बुरी तरह से खौफ में आ गया था। डर के मारे अली की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपनी अम्मी के पास में जाए, तो वो भाग करके उषा जी के घर गया उन्हें बुलाने के लिए। यहाँ पर उषा जी ने भी सारे मोहल्ले वालों को, आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया और जब ये जरीना जी के घर उसे ढूंढने के लिए पहुंचे तो वहां पर कोई था ही नहीं। ये लोग उनके बाकी कमरों में उन्हें ढूंढने लगे तो अचानक से उनके फर्स्ट फ्लोर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। इन सबको समझ में आ गया कि जरीना जी शायद ऊपर वाले फ्लोर पे हैं और जब ये ऊपर गए उन्हें लेने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, तो इन्होंने देखा कि जरीना जी ऑलमोस्ट बालकनी से नीचे कूदने वाली थी। किसी तरह से सोसाइटी के लोगों ने मिलकर जरीना जी को पकड़ा, उन्हें वो लोग नीचे लेकर के आए और पंडित जी को फोन करके बुलाया गया। यहाँ पर पंडित जी भी 15 मिनट के अंदर अंदर वहां पर आ गए, क्योंकि वो मामले की गंभीरता को जानते थे। लेकिन इन 15 मिनट में जरीना जी को संभालना अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक टास्क था, क्योंकि उनके अंदर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकत आ चुकी थी। वो सबको अपने से दूर धकेल रही थी, सबको गुस्से में देख रही थी और उनके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। जैसे तैसे इन लोगों ने जरीना जी को पकड़े रखा और फिर जब पंडित जी आए तो उन्होंने आते ही कुछ मंत्र वगैरह चांट किए, उनके सर पर हाथ रखा और फिर ये बात ऑब्वियसली क्लियर हो गई थी कि जो भी उसके ऊपर हावी था वो फारूक ही था और अब वो उन्हें अपने साथ लेके जाना चाहता था। यहाँ पर पंडित जी को एक डाउट और हुआ, तो उन्होंने फारूक से पूछा कि ऐसा कौन सा लिंक है जो तेरा इस परिवार के साथ रह गया है कि तू इन पर इतना जल्दी हावी हो जाता है। कभी तू अली को पजेस कर लेता है, कभी तू अपनी वाइफ को पजेस कर लेता है मेरे पूजा करने के बाद भी। तो यहाँ पर बात सामने निकल करके आई कि ये जो फारूक है उसका एक कुर्ता और उसकी एक टोपी है जो अली ने संभाल करके रख ली थी अपने अब्बू के प्यार में, कि मैं इस चीज को अपने पास रखूंगा, इसको कहीं छोड़ूंगा नहीं। और उसी वजह से उसका लिंक इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो कभी भी इनके ऊपर हावी हो जाता था। यहाँ पर पंडित जी ने जरीना जी पर झाड़ फूक की और फिर किसी तरह से उन्हें शांत किया गया। इसके बाद जो फारूक का भी इस घर में सामान था, जैसे उसका कुर्ता, उसकी टोपी, वो सब कुछ जला दिया गया। इसी प्रोसीजर के चलते पंडित जी 2-3 दिन तक इन लोगों के घर पर ही रुकने वाले थे और फिर रात में जब भी वो सोने लगते थे तो उससे पहले वो हमेशा गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। पंडित जी अक्सर सुबह सुबह बताते थे कि रात में जब मैं गायत्री मंत्र पढ़ने वाला था तो कोई आता था जो पीछे से मुझे टच करता था, कोई मुझे डराने की कोशिश करता था और कोई ऐसा था जिसकी वजह से मैं गायत्री मंत्र तक के शब्द भूल जाता था। आने वाले 1-2 दिन के अंदर जैसे तैसे जरीना जी शांत हुई, उनका पोजेशन खत्म हुआ, लेकिन उनके पोजेशन के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे जैसे कि डार्क सर्कल्स, उनकी एंग्जाइटी, उनका डिप्रेशन, ये सब कुछ जाने में काफी समय लग गया। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने एक नए घर की तलाश भी शुरू कर दी थी, पर बदकिस्मती से इन लोगों को कोई नया घर मिल नहीं रहा था। कोई मिलता था तो वो एक्सपेंसिव होता था या फिर कभी एंड मौके पर डील कैंसिल हो जाती थी। और इसी बीच में इनका जो करंट घर था उसके आस पड़ोस में लोगों ने कंप्लेंट करना शुरू कर दी थी कि आपके घर से बहुत ही बुरी बुरी बदबू आनी शुरू हो गई है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कोई बहुत ही वाहियात चीज जल रही है, उसकी बदबू आती है। इसी बीच एक बार उषा जी की मदर भी वहां पर आई हुई थी और जब वो जरीना जी से मिलने के लिए उनके घर गई थी तो बदकिस्मती से उन्होंने भी उनके घर का वॉशरूम यूज कर लिया था और उस वॉशरूम में उनके साथ एक बहुत ही भयानक किस्सा हुआ था। उषा जी की मदर काफी एजेड थी, वो आराम से वॉशरूम में बैठी हुई थी तो अचानक से उनके सामने उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ है, कोई चीज है। उन्होंने पहले इस चीज को इग्नोर किया, उन्होंने ध्यान से देखा तो सामने उन्हें सिर्फ दीवार दिखाई दी। लेकिन कुछ ही पल के बाद जब उन्होंने पलकें झपकी तो उनकी आंखों के सामने उन्हें एक बहुत ही बड़ा ब्लैक सा शैडो दिखाई दिया।
वो आदमी एक सफेद कुर्ता पहना हुआ था और उसकी बहुत बड़ी बियर्ड थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर उषा जी की मदर बहुत ही बुरी तरह से डर गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने भगवान का नाम लेने लगी और फिर ऐसा करते करते ही वो इस वॉशरूम से बाहर भाग गई। कई दफे ऐसा हुआ कि इन लोगों की रसोई के अंदर चिकन के खाए हुए टुकड़े मिलते, जबकि इनके घर में चिकन आता भी नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि पड़ोसी कहते थे कि रात में उनके घर से फारूक के चिल्लाने की या फिर उसके हंसने की आवाजें तक सुनाई देती थी। फाइनली जब ये सब कुछ हो रहा था, वो एक नए घर की तलाश में थे, तब उषा जी को अपनी फैमिली के साथ वापस नासिक शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन उनकी कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, कुछ बिल्डिंग के लोग थे जिनसे उनकी जानकारी थी। तो उनसे जब उनका राब्ता हुआ तो उन्होंने एक बार बातों बातों में पूछा कि जरीना की फैमिली कैसी है, वो कहाँ पर है। तो उन्होंने बताया कि वो लोग फाइनली अब इस घर को छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो गए थे और वो घर आज भी वैसा का वैसा ही पड़ा है। एक अच्छे खासे मोहल्ले के बीचों बीच एक घर है जो ऐसे खाली पड़ा हुआ है। हालांकि जरीना जी के शिफ्ट होने के बाद भी आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि उस घर से फारूक के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, कभी हंसने की आवाजें आती हैं। इसी बीच एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक फैमिली आई थी जो इस घर को रेंट करना चाहती थी, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने उनको कह दिया, उन्हें बता दिया कि इस घर में शिफ्ट होना एकदम सेफ नहीं है, इस घर के अंदर ये प्रॉब्लम है। और शायद इसी वजह से वो फैमिली भी इस प्रेत की भेंट चढ़ने से बच गई। आज उस बात को 28 साल बीत गए, लेकिन छिंदवाड़ा के उस कॉलोनी में वो घर ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है। शायद उसके अंदर फारूक की आत्मा आज भी बसर कर रही है और अपनी नफरत निकालने के लिए किसी और किराएदार का इंतजार कर रही है। अब जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग तो इस 28 साल के अंदर वहां पर कोई आया नहीं है, वो घर बंद पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कोई ब्रोकर किसी को लेकर के आता है ये घर बेचने के लिए या रेंट के लिए, तो आस पड़ोस के लोग ही उन्हें मना कर देते हैं कि ये घर रहने लायक नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। लेकिन कोई भी अगर फ्यूचर में डिटेल आती है, कोई अपडेट आता है इस कहानी में, या उस घर के अंदर कोई और शिफ्ट होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों हमारे यूट्यूब को इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इंस्टा, फेसबुक और स्पॉटिफाई चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार हूं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।